सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, सभी प्रबुद्ध बुद्धिजीवी, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक जो व्यवसाय से जुड़े हुए सभी मार्गदर्शकों का, अभिभावकगणों का मैं इस बाल साधना की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज 18 जून 2020 पांचवें अध्याय का अंतिम टॉपिक है, पार्ट संख्या 6 है और उस टॉपिक का मुख्य जो शब्द है वो है लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां। तो बिंदु का नाम है लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, कि लोकतंत्र किस प्रकार सफल हो सकता है, कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको अब हम डिटेल से पढ़ते हैं। पहला बिंदु, कोई भी शासन प्रणाली विशिष्ट परिस्थितियों में सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है। प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर उसका पतन हो जाना संभव है। जब भी कोई हम काम करते हैं, कोई सफलता प्राप्त करते हैं, कोई श्रेष्ठता प्राप्त करते हैं, कोई जीवन की उपलब्धि प्राप्त करते हैं, अगर वो जीवन की सफलता, श्रेष्ठता, उपलब्धि जब ही प्राप्त होगी जब आप उसके समय के अनुकूल चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, उनके समानांतर चलेंगे, हर परिस्थिति उस घटना के पक्ष में होगी, तो ही आप सफल हो सकेंगे, तो ही आप श्रेष्ठ परिणाम दे सकेंगे, तो ही आप श्रेष्ठ उपलब्धि को प्राप्त कर पाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में राज्यों में लोकतंत्र की स्थापना की गई, किंतु अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली बिल्कुल क्या रही, असफल रही। प्रथम विश्व युद्ध का मतलब 1914 से लेकर 1918 के बीच पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था और पहले विश्व युद्ध के अंतर्गत यूरोप के अनेक राष्ट्रों में लोकतांत्रिक शक्ति का विकास हुआ, लेकिन यह लोकतांत्रिक शक्ति सफल नहीं हो पाई। क्या नहीं हो पाई? सफल नहीं हो पाई। और सफल नहीं हो पाने का मुख्य कारण जो था वो ये था कि उस समय की जो परिस्थितियां थी वो लोकतंत्र के अनुकूल नहीं थी। उस समय अनेक राज्यों में अधिनायकवाद शक्ति विकसित हो रही थी। तो ये कहना स्वाभाविक है कि कोई भी शासन व्यवस्था जब सफल होती है, उत्थानित होती है, विकसित होती है, उसके पीछे एक प्रमुख ध्येय होता है और वो प्रमुख ध्येय होता है कि वो उस परिस्थिति के अनुकूल अपनी इस प्रशासनिक योजनाओं को संचालित करती है। पहले नंबर पर आप जो पहले तथ्य के रूप से पढ़ोगे, शांति व व्यवस्था, यानी लोकतंत्र की सफलता के लिए पहली बात क्या होगी, शांति तथा व्यवस्था होगी। शांति और व्यवस्था का मतलब क्या है? अगर देश के अंतर्गत आंतरिक रूप से और बाह्य दृष्टिकोण से किसी प्रकार भय का माहौल नहीं होना चाहिए। आपने एक शब्द पढ़ा पहले, संप्रभुता। संप्रभुता क्या होता है? कोई भी देश आंतरिक व बाह्य दृष्टि से पूर्णतः स्वतंत्र होता है, उसे संप्रभु राज्य कहते हैं। यह संप्रभुता जो है आंतरिक व बाह्य दृष्टि से जब पूर्णतः स्वतंत्र होता है या पूर्णतः कामयाब होता है, उस व्यवस्था को आप शांतिपूर्ण व्यवस्था कहते हैं। एक बात यहां पर कही जाती है कि अगर एक लोकतंत्र के अंतर्गत जब युद्ध का माहौल होता है, या आप ये कह सकते हो कि एक लोकतंत्र के अंतर्गत बाह्य आक्रमण का जब खतरा होता है, तो ये लोकतांत्रिक शासन पद्धति सफल होना संभव नहीं है। लोकतांत्रिक शक्ति के लिए राजनीतिक स्थिरता होनी जरूरी है। लोकतांत्रिक सरकार के लिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना जरूरी है। व्यक्ति की स्वतंत्रता तक पर पाबंदियां लगाती है। इस प्रकार की स्थितियों में लोकतंत्र दम तोड़ने लगता है, अधिनायक तंत्र की स्थापना का मार्ग खुल जाता है, क्योंकि एक देश में जब तक शांति व्यवस्था नहीं होगी, बाह्य आक्रमण नहीं होंगे और आंतरिक शांति नहीं रहेगी और बाह्य सुरक्षा नहीं रहेगी, तो वो लोकतंत्र सफल होना संभव नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से देश पूर्ण संप्रभु होना चाहिए, आंतरिक शांति होनी चाहिए, बाह्य आक्रमण का खतरा नहीं होगा
तो ही लोकतंत्र शासन सफल होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। फिर दूसरी लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक जो है वो है सुदृढ़ अर्थव्यवस्था। सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? यानी लोकतंत्र की सफलता के जरूरी है राष्ट्र अर्थव्यवस्था पर्याप्त मजबूत होनी चाहिए। औद्योगिक संकट से गुजरना, लोकतांत्रिक व्यवस्था लड़खड़ा जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और इटली की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने के बाद इन देशों में लोकतंत्र का अंत हुआ और तानाशाही शक्तियां विकसित हुई थी। एक बात आप देखिए कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में पहला विश्व युद्ध हुआ था, और ये पहला विश्व युद्ध दो व्यवस्थाओं में हुआ था, धुरी राष्ट्र और एक तरफ थे मित्र राष्ट्र, इन दो के बीच हुआ था। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों में मित्र राष्ट्र क्या बने? विजेता बने, और धुरी राष्ट्र क्या हुए? पराजय हुए। और इन धुरी राष्ट्रों की जब पराजय हुई तो इन्हें आर्थिक दृष्टि से क्या बना दिया था? आर्थिक दृष्टि से पंगु बना दिया गया था। आर्थिक दृष्टि से इनको क्या बना दिया गया? कमजोर बना दिया गया। आर्थिक दृष्टि से इन्होंने इनका बहुत नुकसान हुआ, और यही कारण था जब ये आर्थिक दृष्टि से कमजोर हुए तो यानी कि दो राष्ट्र जैसे जर्मनी और इटली, इटली के अंतर्गत मुसोलिनी और यानी जर्मनी के अंतर्गत हिटलर, ये दो तानाशाही शक्तियां पैदा हुई थी। एक हिटलर था और दूसरा मुसोलिनी था। ये दोनों तानाशाही शक्तियां विकसित हुई थी, तानाशाही शक्तियां विकसित हुई थी। तो तानाशाही शक्तियों का यहाँ पर क्या हुआ था? विकास हुआ था। तो हिटलर और मुसोलिनी तानाशाही शक्तियों के विकास के लिए बहुत ही पूर्णतः क्या थी? जिम्मेदार थी। बिंदु नंबर 3, बिंदु नंबर 3 के अंतर्गत है आर्थिक समानता की स्थापना। देखो, लोकतंत्र की सफलता के लिए एक तीसरा बिंदु है आर्थिक, जो लोकतंत्र है आप ये कह सकते हो आर्थिक समानता स्थापित होनी चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में बिल्कुल यानी कि देश की जो आंतरिक व्यवस्था उसके अंतर्गत एकता की स्थापना होनी चाहिए। अब इसको एक बात देखो, जब तक लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता जहां पर हर व्यक्ति के पास बराबर के अधिकार नहीं। अब बराबर के अधिकार कैसे हो? कि लोकतंत्र की एक कल्पना है कि गरीब व अमीर इन दोनों में कोई भेदभाव नहीं करता। अमीर को भी वही अधिकार है, गरीब को भी वही अधिकार है। लेकिन लोकतंत्र जही सफल होगा अगर अमीर के पास पैसे होंगे तो लोकतंत्र में पूंजीवादी व्यवस्था, धन की जो व्यवस्था है वो ज्यादा हावी होगी। अब जब पूंजीवादी व्यवस्था अधिक विकसित होगी या धन की व्यवस्था इसके अंतर्गत जब प्रभावी होती है तो एक बात स्वाभाविक रूप से है कि वहां लोकतंत्र नहीं पनप सकता, क्योंकि वो एक वर्ग विशेष का वहां पर क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र के अंतर्गत अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है वो समाप्त होगा, तभी लोकतंत्र स्थापित होगा जब देश में बड़ी मात्रा में मध्यम वर्ग मौजूद हो। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र को कमजोर करने वाले वर्ग संघर्ष से बचा जा सकता है। अब इसके अंतर्गत एक वर्ग और हो गया मध्यम वर्ग, तो मध्यम वर्ग, तो ये मध्यम वर्ग विकसित हो गया, गरीब हो गया, अमीर हो गया। तो अगर अमीर और गरीब रहेंगे तो इसके अंतर्गत क्या होगा? वर्ग संघर्ष होगा। इन दोनों के बीच वर्ग संघर्ष की परिकल्पना की जा सकती है। परिकल्पना का क्या होता है? विकास होता है। दूसरी है सामाजिक न्याय की स्थापना। लोकतंत्र की स्थापना के लिए जरूरी है कि व्यक्तियों के बीच धर्म, जाति, भाषा, नस्ल, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। सभी व्यक्ति कानून के सामने समान है, कानून सर्वोपरि है, और न्यायपालिका समान कानूनी व्यवस्था को क्या देती है? संरक्षण देती है। एक लोकतंत्र जब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उस देश में किसी प्रकार का भेदभाव न हो। तो यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी क्या है? महत्वपूर्ण बात है। तो चौथा है आपको जो बिंदु है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? सामाजिक न्याय की स्थापना आवश्यक है। क्या आवश्यक है? सामाजिक न्याय। अब सामाजिक न्याय किसे कहते? भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है और अनुच्छेद 15, एक अनुच्छेद और है जिस अनुच्छेद का अनुच्छेद 14, एक अनुच्छेद और है जिस अनुच्छेद का नाम है 17, एक अनुच्छेद और है जिस अनुच्छेद का नाम है 16, एक अनुच्छेद और है उस अनुच्छेद का नाम है 39। ये कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो भारत की लोकतंत्रता की सफलता को तय करते हैं। जैसे 15 का अनुच्छेद है, उसमें आप एक बात लिखेंगे, वंश, जाति, लिंग, धर्म, नस्ल या जो सामाजिक वर्चस्व, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। अनुच्छेद 15 वंश,
जाति, लिंग, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, कोई भेदभाव नहीं होता इनके ऊपर आदि के आधार पर। फिर अनुच्छेद नंबर 14, इसमें विधि के समकक्ष सम्मान है, विधि के समक्ष सब सम्मान है कि आप विधि के समकक्ष क्या हो, सब सम्मान, कोई भेदभाव नहीं है, कानून सर्वोपरि है। और देश के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था स्थापित की गई है वो कानून का शासन है, न कि संसद का शासन है, क्योंकि आपको पहले कानून शब्द होगा, कानून से ऊपर कोई नहीं। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया कि जो जातिवादी व्यवस्था है, जो छुआछूत है, ऊंच नीच है, उसको खत्म किया गया। और 16 में लोक नियोजन की नौकरियों में बराबर के स्थान, लोक नियोजन की नौकरियों में बराबर के स्थान है, किसका स्थान है, बराबर के स्थान है। और 39 में अगर आपको एक बात कही जाती है समान वेतन व समान मजदूरी, ये बात यानी कि वहां पर कही जाती है। तो ये सारी चीजें वो सामाजिक समानता की स्थापना के अंतर्गत होती है, सामाजिक न्याय की स्थापना होती है, सामाजिक भावनात्मक रूप से सामाजिक जो स्वरूप है वो एक जगह जुड़ता है, ये बात यहाँ पर देखने को मिलती है। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए समाज में एक समान स्वरूप होना चाहिए। फिर लोकतंत्र में शिक्षित और जागरूक जनता होनी जरूरी है। क्यों होनी जरूरी है वो देखिए, आप ये कहोगे शिक्षित व जागरूक जनता का होना आवश्यक है। अब क्यों आवश्यक है वो देखिए, शिक्षित और जागरूक। देखो लोकतंत्र में जब चुनाव किया जाता है तो अगर जनता जब शिक्षित नहीं होगी तो वो एक योग्य व्यक्ति को वोट नहीं देगी। तो अगर लोकतंत्र में एक योग्य व निपुण व्यक्ति के चुनाव के लिए, निपुण व्यक्ति के चुनाव के लिए जनता का शिक्षित होना आवश्यक है। जनता का क्या होना आवश्यक है, शिक्षित होना आवश्यक है। फिर जागरूक, सही और गलत का फैसला अगर जनता नहीं कर पाएगी तो वो जो प्रतिनिधि चुनेगी वो अच्छे प्रतिनिधि नहीं चुन पाएगी, अच्छे प्रतिनिधियों का चयन नहीं हो पाएगा। इसलिए अच्छे प्रतिनिधियों के चयन के लिए आम आदमी को जागरूक होना जरूरी है और शिक्षित होना जरूरी है। और जब वो जागरूक होगा और शिक्षित होगा तभी वो योग्य और निपुण व्यक्तियों का क्या कर सकता है, चयन कर सकता है। और इसी चयन के साथ वो जब भी क्या हो सकता है, सफल हो सकता है। अगली चीज यहां पर आती है जनमत का निर्माण। अगली चीज क्या आती है, जनमत का निर्माण। जनमत का क्या आता है, निर्माण आता है। ये जनमत का निर्माण क्या होता है, लोकतंत्र की सफलता के जनमत निर्माण के साधनों की स्वतंत्रता दी गई है। और जनमत निर्माण के साधन कौन से हैं, जो जनमत को एक बहुत श्रेष्ठ रूप से आगाज पहुंचाते हैं। जो लोकतंत्र की सफलता नहीं है, एक देश के कल्याण की सफलता, एक देश की उन्नति की सफलता होती है, उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती है। तो इसके अंतर्गत देखिए, इसी देश की प्रेस व्यवस्था है, उस देश का साहित्य जो है, उस देश का रेडियो है, उस देश का सिनेमा है, उस देश के समाचार पत्र हैं, उस देश के जो कवि है, उस देश के दूरदर्शन है, दूरदर्शन है, उस देश की जो यानी कि आपकी मीडिया प्रेस आपकी आगे, ये सारी चीजें हैं। उस देश की प्रेस, उस देश का साहित्य, उस देश का रेडियो, उस देश का सिनेमा, उस देश का समाचार पत्र, उस देश का दूरदर्शन, ये सभी क्या हुए हैं, जनमत के साधन है। और इन सभी को संगठित रूप से अगर स्वतंत्र रूप से काम करेंगे तो ये लोकतंत्र सफल होगा। क्योंकि लोकतंत्र का प्रेस को चौथा स्तंभ माना गया। जो प्रेस है उस प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ स्वीकार किया गया। क्योंकि 3 स्तंभ लोकतंत्र के कौन से हैं, तो 3 स्तंभ के अंतर्गत नाम आता है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। क्या आती है, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसे कहते हैं। और ये प्रेस संबंधी बात यहाँ पर की जाती है। नागरिक संगठित रूप से शांतिपूर्ण ढंग से सरकार लोकतंत्र विरोधी नीतियों कार्यों की आलोचना करने में सफल होते हैं। क्योंकि ये सरकार की क्या करती है, प्रेस जो भी होती है, ये लोकतंत्र, ये प्रशासनिक जो नीतियां होती हैं उस प्रशासनिक नीतियों की जांच करते हैं, उन पर कटाक्ष करते हैं या आलोचना करते हैं। तो ये सारी चीजें इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र की सफलता तभी होगी जब ये सरकारी नीतियों का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। नागरिक नैतिक और
राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए, नागरिक, नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र। समाज में यानी कि आपका 7वां बिंदु आपका होगा, जिस बिंदु का नाम होगा नागरिक, नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए। आम आदमी का राष्ट्रीय चरित्र होगा तभी वो क्या हो पाएगा, सफल हो पाएगा। यानी समाज में व्यक्ति को यानी अधिकार और कर्तव्य होते हैं। सार्वजनिक समस्याओं पर लोकतांत्रिक दृष्टि से वो विचार करते हैं। यानी लोकतंत्र में सभी साथी नागरिकों के प्रति उदारता होगी, सहानुभूति होगी, सेवा होगी, प्रेम होगी, व्यवहार होगा, तभी यानी कि लोकतंत्र क्या हो पाएगा, सफल हो पाएगा। इसलिए आप ये कह सकते हो कि नागरिकों के पास जो अधिकार होते हैं, अधिकार के साथ नागरिकों के पास कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का पालन होना चाहिए। पालन के साथ सभी व्यक्तियों में, यानी इसमें क्या होता है, सभी नागरिकों में क्या होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए। सहानुभूति के साथ साथ में उसमें क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। प्रेम के साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए, यानी कि एक दया का भाव होना चाहिए। उसके साथ साथ उसमें क्या होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, बंधुत्व की भावना का विकास होना चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं वो एक लोकतंत्र की सफलता को विशिष्ट रूप से क्या करते हैं, तय करते हैं, या लोकतंत्र की सफलता का नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करते हैं। फिर नंबर बिंदु 8 है, सत्ता का विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन की स्थापना की जाती है। यानी अगला लोकतंत्र की सफलता का जो प्रमुख ध्येय है वो सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है। विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय स्वशासन, क्या चीज है, स्थानीय स्वशासन, यानी सत्ता का उसके अंतर्गत विकेंद्रीकरण किया जाता है। यानी लोकतंत्र में क्या होता है, ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। तो यहाँ पर शक्तियों को पूर्ण रूप से वर्गीकृत किया जाता है, शक्तियों को बांटा जाता है, और जब तक शक्तियों को बांटा नहीं जाता है तो वो शक्तियां पूर्ण रूप से उस शासन को नियोजित नहीं कर सकती। इसमें एक चीज देखिए, आपको मैं एक बात आपको बताऊं कि लोकतंत्र वह शासन पद्धति है जिसके अंतर्गत शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। विकेंद्रीकरण क्या चीज होती है वो देखिए, कि शक्तियों को बांट दिया जाता है, जैसे केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, तो फिर ये शक्तियों का बंटवारा हो गया। फिर इनमें आपने जब 9th में पढ़ा था, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये बात आपसे कही। तो राज्य सरकार के बाद में आता है जो 2 रूप बन जाते हैं, एक नगरीय स्वशासन और एक बन जाता है जो ग्रामीण स्वशासन या ग्रामीण शासन, ये चीज बट जाती है। तो इस तरीके से शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। नगरीय स्वशासन में 3 चीजें आ जाती है, जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ये बट जाती है। और यहाँ ग्रामीण स्वशासन के अंतर्गत आता है जिला परिषद, जिला परिषद के पास आता है पंचायत समिति, और पंचायत समिति से आ जाता है ग्राम पंचायत। ये होते हैं 1, 2 और 3, ये वर्गीकरण इनका हो जाता है। तो एक लोकतंत्र की सत्ता तभी सफल हो पाएगी जब ज्यादा से ज्यादा शक्ति, जनता की शक्तियां होंगी और उनमें शक्तियों का बंटवारा होगा और अलग अलग अधिकार होंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, फिर केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बाद राज्य सरकार, 2 नगरीय स्वशासन और ग्रामीण स्वशासन। इनमें अगर जब तक उनका बंटवारा नहीं होगा तो एक लोकतंत्र की सफलता की कामना नहीं की जा सकती। वो लोकतंत्र तभी सफल होगा तब यानी कि इनमें पूर्ण रूप से शक्तियों का बंटवारा उनके द्वारा किया जाएगा। फिर अगला बिंदु जो आपका आता है नागरिक स्वतंत्रता है, बिंदु नंबर 9 जो है, और उस बिंदु नंबर 9 का नागरिक स्वतंत्रताएं हैं। स्वतंत्रताएं देखो, लोकतंत्र में एक बात बिल्कुल स्पष्ट कही जाती है, लोकतंत्र सीमित साधन के सिद्धांत को मानता है। सीमित साधन के सिद्धांत को मानता है जिसका अर्थ होता है संविधान द्वारा नागरिकों को स्वतंत्रताएं प्रदान की गई, और जिसको आप ये कह सकते हो कि मूल अधिकार है। और मूल अधिकार में भी आप एक शब्द लिखते हो स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत 19 से लेकर 22 तक है। और 19 में आपको कई स्वतंत्रताएं दी गई है, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता आपको दी गई है। 19 की जो स्वतंत्रता है उसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता आपको दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता के साथ भ्रमण की स्वतंत्रता आपको दी गई है, निवास स्थान की स्वतंत्रता दी गई है,
आपको अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने की स्वतंत्रता दी गई है, प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, आप कोई शांतिपूर्ण सम्मेलन बुला सकते हो, आंदोलन कर सकते हो, शांतिपूर्ण आप सरकारी नीतियों का विरोध कर सकते हो, आपको अपराध सिद्ध होने पर ही सजा दी जाएगी, कुछ विशेष दशाओं में आपको विशेष अधिकार भी दिए गए। तो यानी आपको मूल अधिकार और मूल स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। जो भारत के संविधान में 19 से 22 के बीच में जो स्वतंत्रताएं हैं, ये सभी स्वतंत्रताएं जब रूप से अच्छे रूप से लागू तो नहीं होती है, तो एक लोकतंत्र की सफलता की कामना नहीं की जा सकती। ये नहीं कहा जा सकता एक लोकतंत्र शासन पद्धति होती है। अधिकार केवल चार्टर में नहीं होते, बल्कि अधिकारों को सुनियोजित रूप से एक व्यवस्थित क्रम में लागू किया जाता है, तभी वो अधिकार आगामी रूप के लिए बढ़ पाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की सफलता के लिए मूल अधिकार होने जरूरी है और मूल स्वतंत्रताएं होनी जरूरी है। उन स्वतंत्रताओं का देखरेख होनी जरूरी है। वो स्वतंत्रताएं पूरे रूप से क्या होनी चाहिए, लागू होनी चाहिए। फिर अगला बिंदु इसके अंतर्गत आता है और वो बिंदु यह है कि लोकतंत्र में लिखित संविधान और लोकतांत्रिक परंपराएं। देखो यहाँ पर क्या होता है, एक तो लिखित संविधान, आज विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है तो वो भारत का संविधान है। और दूसरी बात, लोकतांत्रिक जो परंपराएं क्या रही हैं, परंपराओं का क्या रहा। देखो जिस तरीके से लोकतंत्र में क्या होता है कि हर चीज लिखित होती है। जब भी कई बार आप देखते हो संसद के अंतर्गत कानून बनते हैं, इस संविधान की मर्यादा का ध्यान रखा जाता है। संविधान के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, कानूनी व्यवस्था में इसका रूप क्या दिया गया, उस सभी कानूनी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर नियमित रूप से क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। तो भारत देश का एक लिखित संविधान है, उसमें लोकतांत्रिक परंपराएं जो भी दी गई है उनका महत्वपूर्ण स्थान है। हर काम किसके दायरे में रहकर होता है, कानून के दायरे में होता है। हर कानून क्या है, लिखित है। और हर कानून किसके अनुसार है, परंपरा के अनुसार, तो वो तभी क्या हो पाता है, सफल हो पाता है। फिर दूसरी चीज यहां पर आती है, स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका। स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका। देखो यहां पर स्वतंत्र और शक्तिशाली से क्या, जहां अधिनायकवाद होता है, जहां पर लोकतंत्र की जगह राजतंत्र होता है, वह राजा सर्वे सर्वा होता है। और वो राजा जिस तरीके से काम करता है वो उसकी स्वेच्छा पर डिपेंड करता है। वो राजा जिस प्रकार की नीतियों को लागू करता है, ये उसकी स्वेच्छा है, उसका विचार है, उसकी आत्मिक भाव है कि वो वैसा करता है। लेकिन लोकतंत्र की सरकार जो है, उस लोकतंत्र की सरकार को कौन चुनती है, जनता चुनती है। और जनता उसको निश्चित समय के लिए चुनती है और उसके बाद उसको बदल भी सकती है, उसे यथावत भी रख सकती है, उसे और अधिक बहुमत भी दे सकती है। लेकिन एक जनता के हाथ में सारी शक्तियां होती है। तो इसलिए जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, वो दबाव में नहीं होते, वो स्वतंत्र रूप से न्याय करते हैं, निष्पक्ष न्याय करते हैं। और उनको कई बार केंद्र सरकार जो होती है या सरकार जो काम करने वाली होती है उसको फटकार भी लगा देते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि एक लोकतंत्र तभी सफल होगा जब न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। और न्यायपालिका दो चीजों को विशेष रूप से देखेगी, एक तो कार्यपालिका व व्यवस्थापिका। किस किस को देखेगी, व्यवस्थापिका। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका इन दोनों को देखेगी। और इन दोनों के द्वारा कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा है, कोई इनके द्वारा शोषण तो नहीं हो रहा, कोई इनके द्वारा कोई घटना तो नहीं की जा रही। इन चारों पे अत्याचार, शोषण, घटना नहीं की जा रही है, उस पर ये क्या रखेगा, निगरानी रखेंगे। और ये निगरानी एक तभी रखी जा सकती है जब एक स्वतंत्र लोकतंत्र होगा, एक शक्तिशाली लोकतंत्र होगा। योग्य और निष्पक्ष कर्मचारी होने चाहिए। देखो यहाँ पर क्या होता है, कई बार आप सुनते हो, अखबार में पढ़ते हो कि कई बार, अभी आपने सुना था वो राजगढ़ क्षेत्र में जो हमारी कृष्णा पूनिया है, जो वहाँ की विधायक है, उनकी क्या अनबन हुई भगवान जाने, वो हम नहीं कह सकते। लेकिन वहाँ पर एक वो बिश्नोई थे, बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे। उस ईमानदार पुलिस ऑफिसर की ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि अब वो राजेंद्र जी राठौड़ साहब है जो बीजेपी के, उन्होंने बड़ा आंदोलन भी किया लेकिन कोई निर्णय तो नहीं निकल पाया। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है कि
जो सरकार, जो अधिकारीगण होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो दबाव में काम करते हैं। ये जो राजनेता होते हैं वो इसको दबाव में लेने का प्रयास करते हैं। और इनका प्रमाण जो अभी दबाव वाला परिणाम जो अब आपने अभी देखा भी था, थोड़े दिनों पहले ये घटना हुई थी। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि लोकतंत्र तभी सफल होगा जो योग्य तो कर्मचारी होंगे, निष्पक्ष कर्मचारी होंगे, जैसे को तैसा करने वाले होंगे, कानून का सम्मान करने वाले होंगे और कानून के अकॉर्डिंग निर्णय करने वाले होंगे, तभी एक लोकतंत्र की सफलता की कामना की जा सकती है। ये बात आपको यहां से उदाहरण के रूप में पढ़नी है। स्वस्थ सुरक्षित दलीय व्यवस्था, एक तो आती है कि स्वस्थ व सुसंगठित दलीय व्यवस्था होनी चाहिए। अगर क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा था कि प्रजातंत्र रूपी मशीन में लोकतंत्र तेल के समान है। हुबर नाम के विद्वान ने कहा प्रजातंत्र की सफलता केवल राजनीतिक दलों की नीतियों पर डिपेंड करती है, उनकी कार्यशैली पर डिपेंड करती है, उनकी नीतियों के निर्माण पर डिपेंड करती है। तो हमारे राजनीतिक दल है वो सुसंगठित होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए, उनके लिए भी एक नियम कानून व्यवस्था होनी चाहिए। वो जब कानूनों का है तो उस पर भी एक जांच करने के लिए निकाय होनी चाहिए और राजनीतिक दलों के लिए एक नियम कानून होने चाहिए। और जो कई बार ऐसा क्या होता है कि जो दल बदलने वाले होते हैं उन पर अंकुश लगना चाहिए। अभी देखो मैं आपको एक उदाहरण दूं राजस्थान का कि इसी 2018 के अंतर्गत जब चुनाव हुए थे 1.5 साल पहले, तो उसके अंतर्गत कांग्रेस को 101 सीटें मिली थी और 6 सीटें बसपा को मिली थी। अब बसपा वालों ने क्या किया कि पूर्ण रूप से बसपा को छोड़कर वो कांग्रेस में आ गए। ये नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे अभी आपने मध्य प्रदेश में देखा था, ज्योतिराज सिंधिया था तो उसने कांग्रेस को इस्तीफा ही दे दिया था और फिर उसने बीजेपी का दामन थाम लिया था। तो कुछ राजनेता क्या होते हैं कि वो अपने निजी स्वार्थ के लिए क्या होते हैं कि अपने राजनीतिक दलों को बदल देते हैं। पहले तो क्या होता था कि कुछ राजनीतिक दल वाले जो लोग हैं वो अपने दल को छोड़ के चले जाते थे, लेकिन जब राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो राजीव गांधी जी ने 1952 में जो यानी 1985 में 52वां संवैधानिक संशोधन किया था और 1985 में 52वां संवैधानिक संशोधन हुआ। उसमें ये बात कही गई थी कि कोई भी जो दल बदल करने वाले उन पर प्रतिबंध लगाया गया था, जो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची भी बनी थी। फिर अगली है योग्य और निष्ठावान राजनेता होना चाहिए। देखो लोकतंत्र में क्या, इसको भीड़तंत्र कहते हैं और भीड़तंत्र में एक बात हो जाती है कि यहाँ पर क्या होता है, योग्य वह निष्ठावान व्यक्ति नहीं चुने जाते। इनमें क्या होते हैं, कई बार वो कहते हैं ना, मैंने कल परसों भी उदाहरण दिया था कि लोकतंत्र एक पद्धति है जिसमें पढ़े लिखे मंत्री हैं, अनपढ़ गंवार मंत्री हैं, पढ़े लिखे संतरी हैं। सत्ता का सबसे बड़ा खेल निराला देखिए, जो देश चलाने वाले अधिकारी हैं वो संतरी हैं और जो कुछ करने के लायक नहीं है वो मंत्री हैं। तो ऐसी व्यवस्था हो जाती है जब तक एक राजनीति योग्य नहीं होगा, निष्ठावान नहीं होगा, ईमानदार नहीं होगा, कार्य के प्रति जानकार नहीं होगा, कार्य में रुचि रखने वाला नहीं होगा, सत्ता के उपयोग का पता नहीं होगा, सत्ता के गुणों का पता नहीं होगा, कानून का ज्ञाता नहीं होगा। तो ये सारी चीजें अगर जब नहीं होंगी तो एक लोकतंत्र की सफलता की कामना कहाँ की जा सकती है, एक लोकतंत्र को सफल कैसे कहा जा सकता है। तो एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए योग्य निष्ठावान होना चाहिए। इसमें अगर आप ऐसे व्यक्ति को वोट देके चुनाव जिताते हो जो झूठे हैं, मकारी हैं, लोभी हैं, स्वार्थी हैं, अवसरवादी हैं, अनुचित कार्य करने वाले हैं, चरित्रहीन है, तो वैसे लोग तो आके राजनीति को गंदा ही करेंगे। और वहां अगर एक ईमानदार व्यक्ति को चुनोगे, चयनित होने वाले व्यक्ति को चुनोगे, अच्छे इंसान को चुनोगे, अच्छे व्यक्तित्व को चुनोगे, पढ़े लिखे इंसान को चुनोगे, तो उनकी कार्यशैली वास्तव में हमेशा आपके क्या होंगी, हित में होंगी। अगला जो बिंदु है, सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजना होनी चाहिए अगर लोकतंत्र को आपको सफल बनाना है, क्योंकि लोकतंत्र वो शासन पद्धति है जहां पर जनता का जनता के लिए जनता द्वारा चुना हुआ शासन होता है। और जब जनता के द्वारा चुना हुआ शासन होता है तो जनता हमेशा उस शासन के प्रति क्या रहनी चाहिए, समर्पित रहनी चाहिए, या उस जनता के हित को ध्यान में रख के कानून बनाने चाहिए। क्योंकि जनता है वो मतदान करती है, वो विकास को करती है। जनता मतदान करती है, वो सरकार की समयगत नीतियों को करती है। जनता वोट देती है, वो एक आने वाले समय में उनके उत्तरदायित्व पूर्ण कर्तव्यों के निर्वहन के लिए करती है। तो इन सारी बातों का अगर अध्ययन किया जाए तो एक बात यह है कि जब कोई सरकार बनती है और लोकतंत्र की सफलता आपको लानी है तो आपको हमेशा
एक राष्ट्रीय हित में कार्य करना है, अच्छी योजनाएं बनानी है और अच्छी योजनाओं के लिए आपको कार्य करना है। फिर तो अभी जो आपको किसके लिए कार्य करना था, सार्वजनिक हित व राष्ट्रीय भावनाएं, कि आपको राष्ट्र के कल्याण की भावनाओं को विकसित करना चाहिए। अंतिम लेसन का जो बिंदु है, आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति होनी चाहिए। आधारभूत मामले हैं, उस आधारभूत मामलों के अंतर्गत मामलों में जो राष्ट्रीय सहमति होनी चाहिए। देखो, राष्ट्रीय सहमति का पता कैसे चलता है? जैसे मोदी जी ने अभी राम मंदिर वाला मुद्दा निपटाया, कश्मीर की धारा 370 तोड़ी है, जो देश की अस्मिता से संबंधित है। वहाँ देश में सर्वे करवाना चाहिए, पूछना चाहिए, ताकि जनता को लोकतंत्र में विश्वास जुड़ता है, लोकतंत्र के साथ जुड़ने का प्रयास करता है, लोकतंत्र के लिए वो बहुत अच्छे तरीके से क्या करता है, प्रयास करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की सफलता के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य जरूरी है कि वो हर राष्ट्रीय स्तर के मामले पे, अखंडता एकता के मामले पे जनता की राय लेता रहे। ये हमारा आज का टॉपिक था। सभी छात्रों को, छात्र छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, दुआएं देता हूँ कि आप इस विद्यालय परिवार के साथ जुड़े रहें। दादा दादी जी सभी परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें। आज आपका 5वां अध्याय पूरा हो चुका है। इस अध्याय के लास्ट में जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आप पढ़ेंगे। पीडीएफ इसकी आज जो 18 जून का टॉपिक है उसमें हो जाएगी। कल 19 जून से हम एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आएंगे और उस नए टॉपिक का नाम जो होगा वो केंद्र सरकार होगा। तो छठे टॉपिक में एक बार फिर मिलेंगे। पॉलिटिकल साइंस का पहला टॉपिक पूरा हो गया। जय हिंद, जय भारत।